नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन के कुछ एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस भी मिल पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड ए इज फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड्स। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ए के बराबर है, तो उसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है, ए अपॉन 2√3। ए अपॉन 2√3 ये आपका आंसर होगा इसका। जिस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं, सभी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके जो तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं वो भी 60-60 डिग्री के होते हैं। और जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आपकी a अपॉन 2√3। चलिए अगला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फेयर लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से ऊर्ध्वाधर दिशा में खाली स्थान पर होगा। तो ये होगा आपका 3r/8। ठीक है, तो हेमीस्फेयर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम द बेस, वो होता है आपका 3r/8 पर। तो इस तरह से कुछ बनता है आपका हेमीस्फेयर, है ना। और जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहता है इसको आप h लेते हो, है ना। इसको आप h ले लें या इस वाली लाइन पे, तो यहां पे जो रहता है वो आपका रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका 3r/8। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द सीजी ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर एंड साइड 40। तो बेस 20 सेंटीमीटर और साइड 40 के समद्विबाहु त्रिभुज का सीजी क्या है। तो इसका सही जवाब है बी 12.90 सेंटीमीटर, 12.90 सेंटीमीटर। देखिए आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक दो साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और एक साइड जो होती है अलग होती है। तो देखिए जो बेस है वो 20 है और जो साइड्स हैं जो दोनों वो है आपकी 40 की। तो उसका जब आप सीजी निकालोगे तो वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो ट्राइंगल होता है उसका सीजी होता है h/3 पर फ्रॉम द बेस। अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उसके बेस से, ये उसका बेस कहलाएगा, बेस से ये उसकी हाइट है, इसको बोलते हैं हम h। तो h/3 पे जितनी भी हाइट होगी उसके 3 पर डिवीजन कर दोगे तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहती है इस केस में क्या होगी। देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो 40-40 की हैं, आप देख पा रहे हैं, ये वाली और ये 20, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है। अब देखिए आपने इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए ये कर्व, ये आधार और ये लंब, है ना, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन तीनों को जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको हाइपोटेनियस कितना दिया है 40 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है, देखिए एक ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला एक ट्राइंगल लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाली चीज पता करना है, कौन सी, h मतलब ये वाला जो मैंने मिडिल से जो लाइन खींची हुई है जो कि
इसको बेस को 2 हिस्सों में बराबर में डिवाइड करती है। तो 20 है तो बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर्स हमको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर्स हमको कैलकुलेट करना है, कितना वो हमको कैलकुलेट करना है। वो किसके बराबर में होगा, वो h के बराबर में होगा। तो देखिए 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, और परपेंडिकुलर्स हमको निकालना है। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो परपेंडिकुलर के बराबर हमने h लिया हुआ है, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38.7298। अब हमारा फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, h/3। तो इस h में हमने जो h की वैल्यू निकाली हुई है वो यहाँ पुट कर देंगे और 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 12.90 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 मीटर। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी जो भुजाएं हैं, सारा जो साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो उस केस में अगर एक साइड 2 मीटर की है तो उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए इस केस में भी वही होगा, ये सारी भुजाएं कैसी हैं, 2, 2 और 2 सेंटीमीटर 2 मीटर की हैं, ठीक है। अब इसका आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी आप वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको बीच से डिवाइड कर दोगे तो ये बेस 1 का हो जाएगा। इसको लगाओगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देखिए अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो ये इसका जो कर्ण था वो 2 का था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो आधार था वो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब हमको कैलकुलेट करना है, लंब मतलब बोले तो हाइट h हमको कैलकुलेट करना है। तो अब इस हम की h इसकी कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। इससे कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, देखिए आप, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1 ही होता है, और प्लस h। अब हम इस 1 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का ये चल रहा है हमारा h का स्क्वायर, तो 3 का निकालोगे आप रूट, 3 का निकालोगे आप क्या, रूट। तो रूट का जब जैसी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगी आपका, देखिए 3 का जब रूट निकालोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू जो आएगी उसको आप फॉर्मूले में रख दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, h/3, इसमें रख दें तो जो वैल्यू आने वाली है आपकी, जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 0.577 मीटर। अगला देखें, पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली इज कॉल्ड, बिंदु जहां शरीर का पूरा भार लंबवत रूप से कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लैमिनेट विल नॉट बी इट एट इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज, एक प्लेन लेमिना के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अपने ज्यामितीय केंद्र पर नहीं होगा यदि यह एक है, क्या है, तो इसका सही आंसर है राइट एंगल्ड अगर ट्राइंगल है तो उस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट हाइट ऑफ, एक राइट सर्कुलर शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके सममित अक्ष पर आधार से कितनी दूरी पर होगा, तो ये होगा आपका सी, जो आपका ऑप्शन है वो होगा h/4 पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा राइट सर्कुलर कोन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल इज फ्रॉम इट्स बेस, क्या होगा, तो बताइए किसी अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है, तो ये होता है आपका ए वाला ऑप्शन जो है 4r/3π, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो जब भी सेमी सर्कल होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा आपका 4r/3π पे। यहां अगर रखें तो यहां से नीचे से इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेशन करोगे वो होगी 3r/8, सॉरी 4r/3π, तो क्या होगी 4r/3π पे वो उसका आंसर होगा आपका, ठीक है। जब आप किसी अर्धवृत्त का कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगा ये आएगा आपका 4r/3π, ठीक है।
और यहाँ पे कहीं इसका जी का पॉइंट होगा। अगला देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो 4 ऑप्शन है, नेचर ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, शेप ऑफ द सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा नेचर ऑफ द सरफेस। तो सरफेस के नेचर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, घर्षण का मान जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा रफ सरफेस होगी तो उस पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू जो ज्यादा होगी। और अगर जो है इन रफ सरफेस नहीं है, ठीक है, तो उस पे जो है आपका फ्रिक्शन कम एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑन द रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व्स इज नोन एज, जो सरफेस होती है रोड की, जब जहां पे आप देखेंगे कहीं मोड़ होता है ना, मोड़ होता है, उस पे कर्व दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आप एंगल ऑफ बैंकिंग, जो कि बैलेंस करने के लिए आपको वहां पे कर्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल विथ बेस P and sides Q from its base is, तो बेस P और साइड Q के समद्विबाहु त्रिभुज का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? तो इसका आंसर है, ये होगा √4p² माइनस Q² अपॉन 6। जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि जो हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा हुआ है वो फॉर्मूला होता है आपका म्यू इक्वल टू एफ इंटू एफ अपॉन आर। म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, है ना। यहां पे एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आर क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन, एफ है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब भी आप म्यू कैलकुलेट करोगे, हम जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू जो होगा वो होगा आपका एफ अपॉन आर। अब अगला देखते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। घर्षण बल पिंड की गति की खाली स्थान दिशा में कार्य करता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज जब जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अपोजिट। अगला क्वेश्चन है, द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन, बॉडी कब मूव करेगी, पिंड तब कब गति करेगा, जब। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन बी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन अप्लाइड फोर्स, जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो अप्लाइड फोर्स से कम होगी तभी बॉडी मूव करेगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो आपका बी जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। अगला है, द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन आर इज नोन एज, सीमांत घर्षण एफ और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को जाना जाता है। तो अभी हमने देखा था, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसको डिनोट करते हैं म्यू से इसको डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, घर्षण एफ जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है एफ बराबर होता है आपका म्यू इंटू आर, ठीक है। और यहीं से आप म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आर आपका एफ के अपॉन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण की स्पर्श रेखा के बराबर। तो देखिए आपने एक चीज देखी होगी, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है
है ना, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका म्यू, है ना, और म्यू को हम लिखते हैं tan phi, tan phi भी हम उसको लिखते हैं। यहां पे tan टेंजेंट है और phi जो है वो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम phi से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर, निम्नलिखित गतिज घर्षणों में से कौन सा छोटा है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि सरफेस पूरा कांटेक्ट जो एरिया रहता है वो सरफेस का कांटेक्ट में नहीं रहता, है ना। बाकी और जो तीनों फ्रिक्शन दिए हैं उन तीनों फ्रिक्शंस में जो कांटेक्ट सरफेस होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए उसमें फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए, स्कूटर वेट्स 120 kg, brakes are applied so that wheels stop rolling and start skidding. Find the force of friction if the coefficient of friction is 0.4. एक स्कूटर है, उसका वेट दिया हुआ है आपको 120 kg, और जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो पहिया क्या करते हैं, घूमना बंद कर देते हैं और स्किडिंग शुरू हो जाती है। तो घर्षण बल ज्ञात करें यदि घर्षण का गुणांक कितना है, 0.4 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए इसमें वेट दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है एक स्कूटर का, एक स्कूटर है वो खड़ी हुई है, स्कूटर जो है वो आपकी खड़ी हुई है ना, एक स्कूटर ऐसे मान लीजिए एक स्कूटर है, ये खड़ी हुई है, और इसका जो वेट है वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। कितना लगेगा, 120 kg। और ये अपोजिट में क्या लगता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको R से आप डिनोट करते हो, तो ये जस्ट इक्वल होता है वेट के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको, फॉर्मूला F का फॉर्मूला, मतलब फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला, देखिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू R, है ना, ये फॉर्मूला होता है म्यू इंटू R। अब म्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.4, और R अभी आपने निकाला कितना, वेट का जस्ट इक्वल होगा R, कितना होगा, 120 kg। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 48 kgf। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के हमारे दोनों टॉपिक्स के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन। तो इनसे जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो एमसीक्यू में आपको दिखाए हैं इसमें, और बहुत प्रोबेबली चांसेस हैं कि इनमें से ही कुछ पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।